हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों देखिए, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी यानी लेवल 1 एग्जाम के लिए साइंस का क्लास करेंगे। मैं आपको डेली जो है एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ साइंस का, और आज भी इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको आज का ये क्लास बिल्कुल कंप्लीट देख लेना है। चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। देखिए, जो हरा पत्ता होता है उसका प्राथमिक कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। आहार का निर्माण तो करता है, गैसों का विनियमन भी करता है, जल का वाष्पन भी, लेकिन खाद और जल का चालन ये जो है हरे पत्ते का कार्य नहीं है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक वास्तविक फल निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है। देखिए, एक वास्तविक फल जो होता है किससे निर्दिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फूल में विकसित होता है, नहीं। पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है, ये भी नहीं। फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल बाह्यदल पुंज से होती है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, एक वास्तविक फल निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता है। तो निम्न में से कौन सा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा कवक। बाकी पवन, जंतु, जल ये सभी करता है, लेकिन कवक नहीं करता है, याद रखना। कौन सा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता। तो कवक करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग क्या होता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो दृश्य भाग पूछा है ना, तो दृश्य भाग प्रकाश होता है। यहाँ अगर आपसे अदृश्य भाग पूछता ना, अदृश्य भाग तो अवरक्त किरण हो जाता, लेकिन दृश्य भाग पूछा है तो प्रकाश हो जाएगा। यहाँ पर नोट करना आप एक बात कि मानव आँख जो है ना 380 से 700 नैनोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य का पता लगा सकती है, ठीक है, 380 से 700 नैनोमीटर तक की। अगला है, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में लिखा है प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकते हैं, नहीं। अलवणीय जल में तो प्रवाल उत्पत्ति या उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, तो ये तो गलत है, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा। बाकी देखिए, बी में लिखा है इसे 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच उष्ण जल की आवश्यकता होती है, सही है। सी में लिखा है इसे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा ना हो, ये भी सही है। डी में लिखा है इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, क्योंकि आपको कौन सा सही नहीं है यही चुनना था। निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं ना, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किस में है। देखो N2, देखिए यहाँ पर जो है ना आपका क्या है N2O5। देखो ऑक्सीजन की अवस्था जो है यहाँ 5 है, तो यही जो है साथियों इसी नाइट्रोजन में या इसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ऑक्सीकरण की अवस्था सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हीरा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। देखिए, एक में लिखा है यह ग्रेफाइट से कठोर होता है, बिल्कुल हीरा जो होता है ग्रेफाइट से कठोर होता है, ये तो सही है। आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है। इसमें कार्बन की उतना ही प्रतिशतता होती है जितने की ग्रेफाइट की, ये भी सही है। यह ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि हीरा से ज़्यादा तो ग्रेफाइट ही विद्युत का सुचालक होता है, ये गलत है। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखना। अगला है, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होती है। तो याद रखना, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होती है। तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुनी के बराबर, ये आपको याद ही रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि जब कोई उत्तल लेंस किसी
वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होती है? तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी के बराबर। ठीक है। भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है? तो भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्षेत्र दिक्पात और क्षेत्र अनति दोनों रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे आग को जल्दी बुझाया जा सकता है? शीतल जल, उबलता जल, गर्म जल, बर्फ जल। याद रखना साथियों, उबलते जल से। अब बोलोगे सर सही है, बिल्कुल सही है, शीतल जल नहीं, ठंडा जल नहीं, आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है उबलते हुए जल से। ठीक है, देखो पानी को उबलना बड़ी मात्रा में भाप उत्पन्न करके जो ऑक्सीजन को विस्थापित करके आग को ठंडा भी करता है और बुझा भी देता है, यानी उबले हुए जल से जो है ना एक आग को आसानी से बुझाया जा सकता है शीतल जल की अपेक्षा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, उबलता हुआ जल। याद रखना। निम्न में से किसमें उष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? बताइए, इनमें से कौन सा उदाहरण है जिसमें भाई उष्मा हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? तो उबलता जल, इसमें तो संवहन के कारण ही होगा। भूमि और समुद्री मंद पवन, ये भी संवहन के कारण होगा। बत्ता भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, ये भी संवहन के कारण होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, ये जो है ना ये उष्मा हानि जो है संवहन के कारण नहीं होती है। तो यही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक लक्षण है जो पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? याद रखना करेक्ट होगा, आलू में आँख का पाया जाना। बिल्कुल, आलू में आँख का पाया जाना, ये जो है ना ये लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्न में से कौन सी भूमिका या भूमिकाएं निभाई जाती है? तो मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्न में से कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती है? देखिए शुक्र जनन और शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शुक्राणुओं का परिपक्वन और उसकी गतिशीलता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस जो है ना आप सेंटर में छोड़ के चल आते हैं या स्किप कर देते हैं। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता से उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है? शिशु के जन्म के 1 महीने के बाद स्तन से उत्पन्न हुआ दूध नहीं, संक्रामी दूध नहीं, नव स्तन्य दूध यानी जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका अर्थ ये है कि जन्म के तुरंत बाद जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है वह वाला दूध, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं या नव स्तन्य बोलते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य जो होते हैं ये मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, जिसको हिंदी में जीव द्रव्य आप कहते हैं। याद रखना प्रोटोप्लाज्म करेक्ट होगा। कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः कौन सा है? देखिए कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग जो है, सबसे बड़ा तो केंद्रक होता है और सबसे छोटा राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कोशिका द्रव्य में कौन सा कोशिकांग पाए जाते हैं? तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी कॉय पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर है। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिकाएं क्या कहलाती है? यानी जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डोबे ने की थी, याद रखना है।
ऑप्शन नंबर बी, जिसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं? तो इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? तो जीवाणु भी है, नील हरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया हम बोलते हैं, ये भी है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त, तो दोनों करेक्ट आंसर होगा। वैज्ञानिक जॉर्ज पोलैंड ने किसकी खोज की थी? देखिए वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेट जो है ना, जॉर्ज पेलेट, इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी 1955 में, 1955 में, याद रखना। तो राइबोसोम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार कौन से होते हैं? तो उपयुक्त दोनों, एक तो ये आपका खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी उपयुक्त दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। जूल प्रति किलोग्राम किसकी इकाई है? किसकी ऐसा इकाई है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई जूल प्रति केजी ये किसकी ऐसा इकाई है? तो गुप्त ऊष्मा की, याद रखना। गुप्त ऊष्मा की जो यूनिट होती है वो होती है जूल प्रति केजी या जूल प्रति किलोग्राम, याद रखना ऐसे, जूल प्रति केजी। ठीक है, अगला है जूल प्रति सेकंड किसका ऐसा मात्रक है? जूल प्रति सेकंड ये किसका ऐसा मात्रक है? शक्ति, सामर्थ्य और पावर, उपयुक्त तीनों का ही भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त तीनों। गॉस किस भौतिक राशि का ऐसा मात्रक है? देखिए गॉस जो है ना, ये किस भौतिक राशि का ऐसा मात्रक होता है? याद रखिए गॉस जो है ये चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक है। तो चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक आपसे अगर पूछे तो गॉस आपको आंसर करना है, याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए ए में लिखा है परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या जब भिन्न भिन्न होता है तो उसको हम आइसोटोप बोलते हैं, यानी समस्थानिक बोलते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। बी में लिखा है परमाणु द्रव्यमान समान है, लेकिन देखिए परमाणु द्रव्यमान समान एवं परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु संख्या जो वो भिन्न भिन्न है, तो इसको आइसोबार बोलते हैं, ये भी सही है। सी में लिखा है एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भाई परमाणु की चौथी जो कक्षा होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताया था ना साथियों। ठीक है, KLMN चौथी कक्षा यानी n, इसको 1 2 3 4 इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसका सूत्र होता है 2n²। ठीक है, n के जगह पर जिस कक्षा का मान पूछेगा वो आपको रखना है। यहाँ चौथी कक्षा कौन है? n है, n का मान 4 है, तो भाई 2 और इधर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? इधर 16, और 16 दूनी कितना होता है? 32। तो भाई चौथी कक्षा में अधिकतम संख्या 32 हो सकती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? नील्स बोर व बरी के नियमों को बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। बोर बरी स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है। परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? बताइए, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान किस कण का होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉन। देखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी? तो देखिए साथियों, नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने कब की थी? तो 1911 में, ये भी याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? देखिए परमाणु का नाभिक जो होता है उसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻15 मीटर। अगला, कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है? तो कण एवं तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कण एवं तरंग दोनों ही की तरह व्यवहार करता है। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? देखिए धातु ऑक्साइड जो होता है ना, धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो भाई याद रखना, धातुओं की प्रवृत्ति जो होती है वो क्षारीय होती है, और अधातु जो होते हैं ना, अधातु की प्रवृत्ति होती है अम्लीय। ये भी आप याद रखना। वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इनमें से कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो याद रखना, सिल्वर और गोल्ड। ये बहुमूल्य धातुएं होती है साथियों,
ये जो है ना कभी भी किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑरे नियम, देखिए ऑरे नियम के अनुसार अम्ल क्या है? तो ऑरे नियम के अनुसार अम्ल क्या होता है? जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसी को अम्ल बोलते हैं ऑरे नियम के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, देखिए ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार क्रमशः क्या होते हैं? तो भाई ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार क्या होते हैं? देखिए ध्यान से, तो ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार जो अम्ल होता है ये प्रोटॉन को दान करता है और जो क्षार होता है ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है। यानी ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार प्रोटॉन ग्राही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं साथियों, याद रखना, उदासीनीकरण क्रिया। भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? तो वे भोजन को मुख गुहा से, देखिए भोजन को जो है ना मुख गुहा से, ठीक है, इधर आपका आमाशय होता है, आमाशय तक कौन पहुंचाता है? तो एक नली होता है ना, उस नली का नाम है ग्रास नली, जिसको आप ईसोफेगस बोलते हैं। ये जो ग्रास नली होता है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है, जो कि भोजन को मुख गुहा से पेट तक यानी आमाशय तक पहुंचाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान कितने अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? तो 7 जोड़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7। आगे देखिए आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, वे कौन से हैं? तो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, वे कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए mRNA, rRNA और tRNA। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? साथियों गुणसूत्र जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? देखिए मानवों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी यानी 46, जिसको आप क्रोमोसोम बोलते हैं। और गुणसूत्र जो है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखना, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आरएनए से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गुणसूत्र की संरचना में कौन शामिल होते हैं? याद रखना, इसमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन ये सभी शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो भाई मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा मानव रोग हो जाता है? छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा मानव रोग हो जाता है? याद रखना, क्वाशी-ओरकर बीमारी, जो कि प्रोटीन की कमी से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? यानी मानव शरीर में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको बोलते हैं? तो सेरिब्रम में। सेरिब्रम को याद रखना, सेरिब्रम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? भाई याद रखना, मनुष्यों में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? याद रखिएगा, बंद परिसंचरण तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करना है आपको एक बात कि पक्षियों एवं मनुष्यों में रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है, जो कि बंद परिसंचरण तंत्र का ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? देखिए खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो है कीटों में, तितली में, कॉकरोच में, उपयुक्त सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का बनावट या रक्त बनावट में किस तरह का होता है? तो रक्त जो है ना बनावट में गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लाल होता है, उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल। निम्न में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता? तो भाई रक्त में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा भी होता है, प्लासेंटा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा साथियों, प्लासेंटा। एक क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि रक्त में हीमोग्लोबिन, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट, आयरन, कॉपर या कार्बन? इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही आपका होमवर्क का
क्वेश्चन रहेगा। बाकी आप बताना आपको क्लास कैसा लगा है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।